अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है बायोलॉजी का जो है हमने सिग्निफिकेंस पढ़नी है माइटोसिस की। अब सिग्निफिकेंस किस चीज़ को बोलते हैं? अहमियत को, इम्पोर्टेंस को। अब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें कैसे पता चलती है कि उस चीज़ की मौजूदगी में कौन कौन से काम हो रहे होते हैं, और अगर उस चीज़ में कोई ख़राबी हो जाए या एब्सेंट हो जाए तो फिर क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स जो है उनका हमें सामना करना पड़ सकता है। तो माइटोसिस जो एक डिवीजन है, सेल डिवीजन हमने पढ़ा था, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है ये अहमियत रखती है। अब इसकी किन कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिससे हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट के क्रोमोसोम जो नंबर्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है नेक्स्ट जनरेशन में। यानी एक नस्ल से अगली नस्ल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएँ उनकी तादाद क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। जितने पेरेंट्स में उतने ही क्या होने चाहिए आगे जनरेशन में जो ऑफ स्विंग है उसमें होने चाहिए। क्योंकि हमने माइटोसिस की डेफिनेशन भी क्या पढ़ी थी कि ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेम रहते हैं एज वर इन द पेरेंट सेल। अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 46 है। ह्यूमन के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं 46 होते हैं। अब ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये 46 वाला आगे 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, और उन दोनों में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो इस तरह ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मेंटेन नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि एक 46 वाला आगे 2 46 वाला कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके दरमियान जो आती है इंटरफेज आती है। माइटोसिस में इंटरफेज पहले आती है, बाद में डिवीजन फेज आती है। और इंटरफेज में आपको पता है उसकी जो फेज़ होती है एस फेज़ होगी। इंटरफेज की कौन सी फेज़? एस फेज़। तो एस फेज़ में जो सेल अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर लेते हैं, यानी इंटरफेज में ये 46 में से आगे कितने हो जाएंगे? डबल होके 92। और इस तरह फिर आगे जब ये 2 अब सेल बनाएगा तो वो 46 और 46 वाले प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए भी जो होती है माइटोसिस जो क्या है? ज़रूरी होती है। और इस तरह जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट होते हैं। एग्जैक्ट क्या होंगे? डुप्लीकेट। क्योंकि 46 वाला है तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट होंगे किसके? अपने पेरेंट सेल के। ये मतलब जो है आपका जो पेरेंट सेल होगा, क्योंकि ये माइटोसिस सोमैटिक सेल में होती है, तो हमारे सोमैटिक सेल में जो सेल प्रोड्यूस होंगे, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सोमैटिक सेल, वो एक सेल से दूसरे वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट होते हैं किसके? अपने पेरेंट सेल के। फिर आगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कि किस तरह डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है उसके अंदर जो है ये अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ का मतलब पता होना चाहिए क्या है। डेवलपमेंट क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी जब हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, न्यू पार्ट्स बन रहे हैं, तो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे, एक नई चीज़ का बनना। और जब उन्हीं बने हुए पार्ट्स के अंदर उनका साइज इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो इसमें कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड ग्रोथ। अब जब एक ऑर्गेनिज्म आपको पता पैदा होता है तो वो ऑर्गेनिज्म पैदा कैसे होगा? अगर हम उसकी बात करें तो एक 2 हमारे पास सेल्स होते हैं। एक आप लोगों के जो सेल हैं जो पहले हैं वो है आपके स्पर्म प्लस क्या है? एग। ये स्पर्म और एग सेल जब दोनों मिलेंगे तो ये बनाते हैं आगे जाइगोट। अब इस जाइगोट में आगे माइटोसिस होगी, माइटोसिस होती जाएगी और सेल इंक्रीज करते जाएंगे। इस तरह पहले बॉडी पार्ट्स बनेंगे विद इन द मदर बॉडी, और फिर बाद में क्या होगा? जब हम एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर उसका जो साइज़ होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसका साइज़ बढ़ता है, वो ग्रो करता है। तो जो ग्रोथ आ रही है वो भी न्यू सेल के होने की वजह से होगी, और जो आगे डेवलपमेंट हो रही है वो भी न्यू सेल बनेंगे तो डेवलपमेंट होगी। इसलिए इन दोनों के लिए भी माइटोसिस क्या है? ज़रूरी है। फिर सेल रिप्लेसमेंट है। अब सेल रिप्लेसमेंट क्या होता है? एक की जगह दूसरे ने ली, एक की जगह किसने ले ली? दूसरे ने। तो अब हमारी बॉडी के काफ़ी हिस्से हैं जहाँ पे सेल हर टाइम उतरते रहते हैं और न्यू सेल आते भी रहते हैं। तो इस तरह जो न्यू सेल आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं माइटोसिस के जरिए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैंने बताई हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया है स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल। अब हमारी जो स्किन है इससे हर टाइम सेल्स उतरते रहते हैं, बाजू का तो हमें पता लग भी रहा होता है और बाजू का तो हमें पता नहीं भी चलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेल जो यहाँ से उतरते रहते हैं। और इसके अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है? हमारा पूरा जो है हमारी फूड पाइप हम जिसको कह लें, हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है वो है जहाँ से हम खाना गुजरता है, जहाँ खाना हजम होता है। इसमें आपकी इसोफेगस आ जाएगी, माउथ आ जाएगा, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह।
वहाँ से भी सेल उतरते रहते हैं। अब उनकी जगह जो न्यू सेल्स आते हैं तो वो कैसे आते हैं, माइटोसिस के जरिए, यानी वो जो पार्ट्स हैं उनमें माइटोसिस होगी बॉडी के पार्ट्स में और न्यू सेल्स की लेयर बन जाएगी। इसके अलावा कुछ डैमेज जो टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के वो भी रिपेयर होते हैं किससे, माइटोसिस से। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे आपको दूंगी कि हमें देखिए चोट वगैरह जब लगती है तो चोट लगने से हमारे जख्म भर जाते हैं, तो वो जो जख्म भरने के लिए न्यू सेल्स आ रहे हैं, न्यू स्किन ऊपर आ रही है, वो किसके जरिए आ रही है, माइटोसिस के जरिए आ रही है। रिप्लेसमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अब रेड ब्लड सेल्स की इन्होंने एग्जांपल दी है यहाँ पे, वो किस तरह कि देखिए जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे अंदर उसका एवरेज टाइम जो होता है लाइफ का वो होता है 4 मंथ, यानी एक रेड ब्लड सेल उसकी एवरेज लाइफ कितनी है 4 मंथ। अब 4 मंथ बाद उसने ख़त्म हो जाना है नेचुरली। तो अगर न्यू सेल्स नहीं बनेंगे तो इस तरह तुम्हारे अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। लेकिन ये जब पुराने ख़त्म हो रहे होते हैं तो साथ साथ न्यू बन भी रहे होते हैं, तो वो जो न्यू सेल्स बनते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स की रिप्लेसमेंट हो रही है वो भी किसके थ्रू हो रही है, माइटोसिस के जरिए। फिर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व इसमें नहीं होते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये माइटोसिस से होती है, जिसमें एक जो होता है ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है। अब ये क्या होगा, आगे 2 में इसने डिवाइड हो जाना है, तो ये एक ही पेरेंट आगे 2 में डिवाइड हुआ है, इसलिए ये एसेक्सुअल यानी इसमें कोई सेक्स इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने हाइड्रा की बताई हुई है। हाइड्रा जो है एक मैरीन लिविंग यानी समंदर वगैरह में रहने वाला एक जो एनिमल है, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर प्लांट की तरह हमें नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, क्या होता है इसमें बडिंग होती है, किस तरह की बॉडी से इसकी आउट ग्रोथ निकलती है, ये बड है। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो बड होगा वो इस तरह बॉडी से अलग होगा, टूट के नीचे गिरेगा और बाद में इसी से पूरा नया हाइड्रा बन जाएगा। तो बडिंग के जरिए हाइड्रा के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो वो जो न्यू बड बनता है, ये जो बडिंग का प्रोसेस है, इसमें जो न्यू सेल्स आते हैं वो कैसे आएंगे, वो आएंगे माइटोसिस के जरिए। अच्छा, फिर जो आगे नेक्स्ट है वो है इसकी रीजनरेशन। अब रीजनरेशन की हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने बॉडी के पार्ट्स को क्या करते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। अब रीजनरेट कर लेते हैं, उनके बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो लॉस्ट होते हैं किसी भी वजह से। इसमें जैसे आपने स्टार फिश देखी होगी, तो स्टार फिश का जो होता है अगर कोई बाजू वगैरह कट जाता है तो बाद में बाजू रीजनरेट कर लेती है। तो अब जो रीजनरेट बाजू हुआ है उसी बॉडी के पहले बॉडी के हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए कि ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह स्टार फिश के बाजू था, अगर ये यहाँ से कट हो गया तो ये बाकी का न्यू रीजनरेट हो जाएगा पिछले सेल्स को इस्तेमाल करते हुए। पिछले सेल्स में माइटोसिस होगी तो पूरा बाजू बन जाएगा। ये अमल भी जो है ये किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के जरिए। फिर एरर्स आ जाती हैं कि अगर माइटोसिस हो रही है उसमें कहीं पे कोई गलती होगी माइटोसिस के होने में, तो उसकी इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें अगर माइटोसिस में एरर्स आती हैं तो उसमें ज़्यादातर ये जो एरर्स हैं हमारे अंदर कैंसर काज करती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके जीन्स होते हैं जो कि वहाँ पे सेल्स की टाइमिंग को और फिर उसके अंदर माइटोसिस को यानी साइज़ वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई म्यूटेशन आ जाए, यानी जीन में चेंज आ गया, म्यूटेशन क्या बोलते हैं, जीन के अंदर चेंज को, तो अगर जीन के अंदर चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गई है, तो सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ट्यूमर बनता है, यानी एक सेल नॉर्मल है, वो इतना बॉडी को पार्ट्स है सेल के गरीब, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल डिवीजन इस तरह होती है, ये एबनॉर्मल डिवीजन फॉर एग्जाम्पल हो रही है, तो ये जो एबनॉर्मल डिवीजन से ये पार्ट बना है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। अब जिसको हम आम जबान में ये भी कह सकते हैं, रसोलियाँ वगैरह से कह सकते हैं कि दिमाग में रसोली बन रही है, किसी बॉडी के पार्ट में रसोली बन गई है। अच्छा, अब इसकी 2 जो है टाइप्स हैं, बेनियन ट्यूमर, ऐसा ट्यूमर कि जब वो बना है और अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही है तो उसको बोलेंगे बेनियन। लेकिन अगर ये ट्यूमर एक जगह बना है और वहाँ से डिसलोकेट होकर कहीं आगे चला जाए और दूसरे टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जब ये ट्यूमर दूसरे टिश्यू को अटैक करता है, वहाँ पे उसको उनको स्कैन करके मैसेज वहाँ पे सेंड करना शुरू कर देगा और कैंसर सेल जो है आगे फैलना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर। तो ये आज आपकी माइटोसिस वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम मियोसिस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।